हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मैजिक। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मैंने एक नोट्स तैयार किया है जो सारा कुछ हिंदी में ट्रांसलेट किया है, हिंदी में अपने हाथों से बनाया है और मैं उसको आपके सामने रीडिंग करना चाहती हूँ ताकि एज अ स्टोरी आप इसे सुने समझें। और इतना मैं कॉन्फिडेंस दिलाती हूँ, इतना मैं विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आपने मेरी वीडियो एक बार देख ली तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के विषय में कुछ जानते हैं। टाइम तो बहुत वेस्ट करते हैं, एक बार इस वीडियो को देख कर देखो, सुनकर देखो। ओके, मैं सारा कुछ रीडिंग करूँगी, आपको सिर्फ सुननी है। ओके, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देखना, कुछ जानना चाहते हो तो देखना। ओके, तो मैं रीडिंग करती हूँ। ये जो मेरा ये वीडियो है, ये जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का पीरियड है, मैं इसे रेनेसा से लेके मॉडर्न एज तक एज अ स्टोरी आपको सुनाने वाली हूँ, बहुत आराम से। रेनेसा मनुष्य के इतिहास में सबसे महान आंदोलन है। इसके करिश्मा से लोग अपनी शक्तियों के प्रति जागरूक हो गए, क्योंकि इससे पहले लोगों में अपने आप को पहचानने की शक्ति नहीं थी। वे राजा रानी और चर्च के पादरियों के गुलाम बने रहे और इन्हीं को ये सामान्य लोग अपना भगवान मानते थे। किसको भगवान मानते थे? राजा रानी को और पादरियों को। ओके, किंतु रेनेसा आंदोलन ने लोगों को अपने आप को पहचानने की शक्ति दी। वे अपनी स्वतंत्रता की ओर जागृत होने लगे। रेनेसा से पहले लोगों पर मध्यकालीन अंधविश्वास हावी था। वे सोचते थे कि मनुष्य तो भाग्य और ईश्वर के हाथ में कठपुतली की तरह है, जैसे ईश्वर चाहेगा वैसा ही होगा। ऐसा उनका अंधविश्वास था। उन लोगों का मानना था कि जब मनुष्य के साथ में कुछ अच्छा हो तो ये भगवान का वरदान है, और यदि मनुष्य के साथ कुछ गलत हो तो उसे वे भगवान का श्राप मानते थे और सोचते थे कि उन लोगों ने कुछ गलत किया है, इसलिए भगवान ने उनके लिए श्राप दिया है। 15वीं शताब्दी के मध्य में रेनेसा की एक नवीन भावना दिखाई दी। ओके, अब आते हैं रेनेसा का अर्थ। ये तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन था, कैसे क्या रेनेसा के विषय में। अब आता है, अब मैं स्टार्टिंग करने जा रही हूँ रेनेसा का अर्थ। ओके, कंफ्यूज मत होना, इसे रेनेसा भी बोलते हैं और हिंदी में इसे रेनेसा भी बोलते हैं। ओके, रेनेसा का अर्थ नवजीवन। प्राचीन ग्रीक तथा रोमन लेखकों के शास्त्रीय ज्ञान को नवजीवन मिला। जो प्राचीन काल का वर्क था उनको पढ़ा गया, उनको समझा गया, उनको ट्रांसलेट किया गया, क्योंकि सबसे पहले की जो भाषा है वो ग्रीक और रोमन है। इस प्रकार रेनेसा इटली में प्रारंभ हुआ। अब ये आता है क्वेश्चन, रेनेसा कहाँ से ओरिजिन हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो इटली से, और इटली ही ग्रीक अध्ययन तथा शास्त्रीय संस्कृत का केंद्र बन गई। इटली ही, यहीं पर लोग ज्ञान अर्जन करने लगे। जब लोग ज्ञान प्राप्त करने लगे तो वे अंधविश्वास से भी मुक्त होने लगे। इटली में ग्रीक वर्क था उसकी स्टडी की जाने लगी और वहीं से लोग अंधविश्वास से बाहर आने लगे। जब उनको ज्ञान होने लगा कि सत्य क्या है और झूठ क्या है, तो वो अपने आप को जानने लगे। और ये जानने लगे कि सभी मानव एक से होते हैं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। गॉड की निगाहों में सब सेम हैं। ये हर इंसान अपने कर्मों से जाना जाता है, इसीलिए हमें
राजा रानी या फिर अन्य जो पैसे वाले हैं उनको एज अ गॉड नहीं समझना है, ये सामान्य लोग जानने लगे और मानव भगवान नहीं होते। हमें केवल भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और जो राजा या पादरी थे उनको भगवान नहीं मानना चाहिए। ज्ञान पाने से लोगों में लोगों के प्रति समानता की भावना जागृत होने लगी। इसने मानव को तथा जीवन को एक नया अर्थ दिया, जिसे मानवतावाद कहा जाता है। इस प्रकार मानववाद शास्त्रीय साहित्य के पुनर्जीवन को कहा जाता है। किंतु यह आंदोलन मानवीय सक्रियता के किसी एक भाग तक ही सीमित नहीं रहा। रेनेसां ने सामान्य दृष्टिकोण में बहुत परिवर्तन किया, अर्थात लोगों की सोच में या क्षेत्र में परिवर्तन किया। जब लोगों की सोच बदलती है तो सब कुछ चेंज होने लगता है। अब आलोचकों के अनुसार रेनेसां से पहले आदमी अंधविश्वासी था। अब व्यक्ति ने अपने आप को एवं संसार को पहचानना शुरू कर दिया। जर्मनी में छपाई का आविष्कार हुआ, जिसके द्वारा बहुत किताबें छपने लगीं और जिससे शिक्षा के प्रभाव व प्रसार में वृद्धि होने लगी। इस प्रकार छपाई मशीन ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। रिफॉर्मेशन एक आंदोलन है। अब हम इसके विषय में जानते हैं। व्हाट इज़ रिफॉर्मेशन एंड अबाउट दिस। ओके, रिफॉर्मेशन एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसका उद्देश्य एक ओर तो समाज व धर्म को भ्रष्टाचार तथा अंधविश्वास से मुक्त करना था तथा दूसरी ओर इंग्लैंड के राजा को रोमन कैथोलिक चर्च के प्रभाव से बचाना था। कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट के बीच हिंसक संघर्ष भी हुए। किस किस के बीच? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ओके, प्रोटेस्टेंट के बीच। 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में एक लंबा घटनाक्रम चला था। कब? 16वीं शताब्दी में। इन घटनाओं के कारण इंग्लैंड की चर्च पोप की सत्ता से तथा रोमन कैथोलिक चर्च से अलग हो गई थी। ये घटनाएं यूरोपियन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन से जुड़ी थीं। यह एक धार्मिक तथा राजनैतिक आंदोलन था, धार्मिक और राजनैतिक, जिसने ईसाई धर्म को प्रभावित किया। अनेक कारकों ने इसमें योगदान किया। उदाहरण के लिए कौन कौन से कारक थे जो इसमें इन्वॉल्व थे? नंबर 1, सामंतवाद का पतन। क्या क्या हुआ, क्या क्या प्रभाव पड़ा? सब कुछ। सामंतवाद का पतन रिफॉर्मेशन की वजह से, इस आंदोलन की वजह से। राष्ट्रीयवाद का उदय हुआ। सामान्य कानून का लागू होना। बाइबल के प्रसार में वृद्धि। ज्ञानी लोगों व उच्च तथा मध्यम वर्ग के मध्य नव ज्ञान में विचारकों का प्रसार। इससे ये प्रभावित हुए, ये सारी चीज़ें निकल के आई। रिफॉर्मेशन का ध्येय एक ओर तो समाज व धर्म को भ्रष्टाचार तथा अंधविश्वास से मुक्त कराना था, व दूसरी ओर इंग्लैंड के राजा को रोमन कैथोलिक चर्च के प्रभाव से बचाना था। कैथोलिक प्रोटेस्टेंट के बीच हिंसक संघर्ष भी हुए थे इस चीज़ को लेकर। अब तक आपने पढ़ा, आपने सुना रिफॉर्मेशन। ओके, अब हम देखते हैं मध्यकालीन युग में 3 प्रकार के नाटक लोकप्रिय थे। कौन कौन से? नंबर 1, मिरेकल प्ले, मोरालिटी प्ले एंड 3rd मिस्ट्री प्ले। अब हम देखेंगे इन 3 टाइप्स के प्ले में किस टाइप की इनकी थ्योरी थी, किससे ये रिलेटेड थे।
मिरेकल प्ले। ये नाटक संतों एवं शहीदों के जीवन की घटनाएं प्रस्तुत करते थे। किसके जीवन की घटना? शहीद और संतों के। ये संतों एवं शहीदों की वास्तविक या काल्पनिक घटनाएं प्रस्तुत करते थे। जिस प्रकार हमारे यहाँ रामलीला या कृष्ण लीला होती है, उसी प्रकार ये मिरेकल प्ले होते थे, जिसके थ्रू लोगों को ज्ञान दिया जा रहा था, उन्हें जागरूक किया जा रहा था। एक प्रकार से धार्मिक नाटक कहे जा सकते हैं। प्रारंभ में ये केवल चर्च में पादरियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते थे, लेकिन जब चर्च में अधिक भीड़ होने लगी तो लोग चर्च में भीड़ का सामान लोगों को चर्च में आना, जब भीड़ ज़्यादा हो गई, उनको लोगों को संभालना मुश्किल होने लगा। तो फिर क्या हुआ? इसीलिए बाद में इन्हें चर्च के बाहर के उत्सव में खेला जाने लगा। ये जो प्ले थे पहले चर्च में होते थे, लेकिन चर्च में भीड़ इतनी ज़्यादा होने लगी कि वहाँ लोगों को संभालना मुश्किल हुआ। इसीलिए ये प्ले चर्च से बाहर आए, फील्ड में आए, जहाँ पर लोग अच्छे से इनको देख सकें। मेन पर्पज़ क्या था इनको प्ले? क्योंकि उस समय लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे कि वो बाइबल को पढ़ के उसका रियल मीनिंग समझ सकते। इसीलिए लोगों को जागरूक करने का ये सबसे अच्छा प्लान था कि वो देख के समझें और अच्छे बुरे में भेद पहचानें। यही उनका प्लान था। अधिकतर मिरेकल प्ले का आधार देवीय कृपा को लोगों के सामने दिखाना था। जिस प्रकार रामलीला में राम की कृपा या राम के योगदान का वर्णन होता है, इसमें वर्जित मैरी अथवा 4वीं शताब्दी के संत निकोलस की कृपा का मंचन होता था। इसमें किसकी स्टोरी से रिलेटेड थे? किसके जीवन से रिलेटेड थे? एक तो वर्जिन मैरी और संत निकोलस, इनकी कृपा का वर्णन, इनकी कृपा को दिखाया जाता था इसमें। वर्जिन मैरी एंड सेकंड नंबर संत निकोलस। मिरेकल प्ले को मैरी प्ले या सेंट प्ले भी कहते हैं। ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा मोरालिटी प्ले। मोरालिटी प्ले एक मध्यकालीन मनोरंजन है। इन नाटकों को इंटरल्यूड भी कहते हैं। फिर क्या हुआ? लोगों के लिए क्या थोड़ा धर्म से आगे आके उनमें कुछ उनके एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ऐड किया गया। मोरालिटी एक प्रकार की एलेगरी है, जिसमें गुण तथा अवगुण मानवीकृत रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। अब क्या होता था? इसमें 2 कैरेक्टर दिए जाते थे। एक तो बैड क्वालिटी को शो करता था, एक गुड क्वालिटी को, और फिर उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, इसके थ्रू लोगों को समझाया जाता था। जिसमें गुण तथा अवगुण मानवीकृत में रूप में मानव के द्वारा प्रस्तुत किए जाते थे। प्रत्येक प्रकार के नाटक में गुण को हीरो के रूप में प्रस्तुत किया जाता था और अवगुण को गद्दारों के रूप में। आप मूवी में भी देखते हैं सेम वैसे ही। मोरालिटी प्ले मध्यकालीन युग में विकसित हुए थे और सबसे इम्पोर्टेंट प्ले मोरालिटी प्ले है एवरी मैन। ये फेमस प्ले और पॉपुलर प्ले है। मोरालिटी प्ले का उद्देश्य मनोरंजन के साथ शिक्षा देना है। 13वीं शताब्दी में पादरियों ने मोरालिटी प्ले को इसलिए विकसित किया कि उपदेशों को नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया जा सके, क्योंकि कोई उपदेश देने की अपेक्षा उसे मंच पर दिखाया जाए तो लोगों को आसानी से समझ लेते हैं और इंटरेस्ट के साथ जो ज्ञान देने का उद्देश्य भी पूरा हो जाता है और इंटरेस्ट के साथ लोग भी उसको देखते और समझते हैं और याद भी रखते हैं और मनोरंजन भी लेते हैं। मोरालिटी प्ले को देखकर अशिक्षित लोग भी
धर्म के मार्ग को आसानी से समझ सकते थे। मोरालिटी प्ले में नायक मानवता का प्रतीक होता है। सहायक पात्रों के रूप में गुण तथा अवगुण मानवीकृत के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। मिस्ट्री प्ले, थर्ड टाइप के मिस्ट्री प्ले। इस प्ले में ईसा मसीह के जीवन की सभी घटनाएं काल्पनिक या रियल इस मिस्ट्री प्ले में दिखाई जाती थी। ओके, तो थर्ड प्ले कंप्लीट हुए। सबसे पहले कौन सा प्ले था? देखो, मिरेकल प्ले, नंबर 2 मोरालिटी प्ले, नंबर 3 मिस्ट्री प्ले। ओके।